मॉडरेट से टफ के बीच में कहूंगा। बहुत आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा हम लोग इसको डिकोड करते हैं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट के क्वेश्चन को देखें सबसे पहले, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर, आप इसको हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर इन दोनों सेगमेंट को एक साथ लेके देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये इनसेपरेबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ताई अहोम के बारे में लिखा है। ताई अहोम, अहोम राजवंश के बारे में हम लोग मिडीवल में पढ़ते हैं। हालांकि अर्ली मिडीवल से ये लोग आके बसना स्टार्ट कर दिए थे असम रीजन में, और खास करके साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आए थे ये लोग। और अहोम भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति में। और इनके द्वारा, अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को बनाती है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें के रूप में सम्मिलित मोइदम्स के बारे में पूछा हुआ है। मोइदम क्या होते थे? मोइदम बरियल स्थल होते थे, या जिनको दफन स्थल बोला जाता था। दफन स्थल ऐसे स्थल जहां पे खास करके राजवंशों के पुरुषों एवं महिलाओं को दफनाया जाता था। तो एक तो ये बात कि ये सैन्य दुर्ग के रूप में कार्य करते थे, वैसे भी गलत हो जाएगा। वे राजवंशों और अभिजातों के मनोरंजन के केंद्र थे, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दफन केंद्र थे। ठीक है, मनोरंजन केंद्र तो नहीं हो सकते। वे राजवंशियों और अभिजात्यों, जैसे अभिजात लिखना चाहिए, पर यूपीएससी की ट्रांसलेशन स्किल्स आप अच्छे से जानते हैं कि समाधि स्थल थे। तो बिल्कुल समाधि स्थल थे, दफन स्थल समाधि स्थल होता है। और युद्धाभ्यास के केंद्र थे, ये बात भी गलत हो जाती है। तो एक ही ऑप्शन है जो इसमें सही होता है, और वो है थर्ड नंबर, समाधि स्थल, और इसमें केवल 3 सी। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि असम में कुछ कुछ जगहों पे ये जो स्थल थे, ये पहाड़ियों के पास बने थे, पहाड़ियों के पास। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सैन्य दुर्गों के रूप में भी कार्य करते थे क्या, लेकिन हमें इसको ध्यान देना है कि मेनली ये, अगर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था, तो मेनली ये समाधि स्थल के रूप में थे, और इसी रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, या इसी रूप में इसको पहचान दी गई है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इतना भी पता होगा कि अगर आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखा होगा, जो कि मैं अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में एक्सक्लूसिवली डील करता हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन से हैं, और खास करके जब हम मिडिवल पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत, तो उसमें हम लोग अच्छे से देखते हैं कि अहोम क्या थे, उनका क्या योगदान रहा था, तो उसमें भी हम लोग इन नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं, और अत्यंत नूतन या प्लीस्टोसीन काल, अगर आपने भूगोल में एक चैप्टर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या भूगर्भिक काल चक्र, या भूगर्भिक काल को देखने के लिए ये स्केल बनाया जाता है कि कौन सा ईरा था, उसमें कौन सा इपोक था, ये सारी चीजें। तो हम लोग इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग अगर इतिहास से जोड़ के देखें, तो ये काल पाषाण काल से, खासकर पूरा पाषाण काल से मिलता है। ठीक है, एक चीज आप अगर माइंड में रखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि या तो यमुना कभी कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी, या फिर सतलुज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सिंधु नदी है उत्तर पश्चिम भारत में, खास करके पाकिस्तान में भी ये बहती है, और जो गंगा नदी है, ये गंगा बेसिन आप मान लीजिए और सिंधु बेसिन मान लीजिए, इन दोनों बेसिनों के बीच में क्या कभी कोई भूगर्भिक क्रिया हुई होगी या भूस्थलिक क्रिया भी हुई होगी, जिनसे नदियों का रास्ता बदल गया, और कुछ नदियां जो यहाँ बहती थी वो यहाँ बहने लगी, या जो यहाँ बहती थी यहाँ बहने लगी। तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपयुक्त अभिकथन के आधार हैं। अगर ये स्टेटमेंट यूपीएससी हमें दे रहा है, तो उसका कहने का, उसका तात्पर्य ये है कि ये बात कहां से प्रमाणित हो सकती है, या कहां इसका जिक्र भी है। अगर
या अगर जिक्र नहीं है तो उपयुक्त अभिकथन के आधार हैं। जिक्र अगर हो भी तो भी क्या हम साइंटिफिक आधार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो ऋग्वेद का नदी सूक्त, आप जानते हैं कि वैदिक काल जो था वो काफी बाद में आया। देखिए, पाषाण काल था, पाषाण काल में पूरा हो गया, मध्य हो गया और नव हो गया। पूरा पाषाण काल को हम प्लीस्टोसीन युग से जोड़ के देखते हैं। तो इस युग से अगर हम जोड़ के देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल वहां से रेफरेंस तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि पाषाण काल के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल आया, और इसी के साथ साथ एक हमारी कांस्य युगीन सभ्यता जो थी हड़प्पा, वो चलती रही। और हड़प्पा के बाद आया ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल का पहला फेज। इसमें से पहला है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप भूगोल और इतिहास को थोड़ा जोड़ के देखें, यहाँ आया था लोहा बीच में, लेकिन प्लीस्टोसीन युग का संबंध पूरा पाषाण काल से है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली, या पहला आधार जो ये बनाया है नदी सूक्त का, नदी सूक्त 10वें मंडल में ऋग्वेद की लिखी गई है, जिसमें सप्त सैंधव नदियों का जिक्र है, इसमें विपास और सारी नदियों का जिक्र है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की थी, या पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। पल्लवरम और अतिरपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है, वो प्रायद्वीपीय भारत है और दक्षिणी भारत है, ठीक है। तो हम वहां से तो नहीं ऐड कर सकते इसको। तो सिंपल सी बात है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट का जो मेन रिसर्च था वो सतलुज यमुना के अन्वेषण से न होके कहाँ पे था, वो कावेरी की घाटी के आसपास था, और कृष्णा और कावेरी के बीच के एरिया में खासकर था। लेकिन एक चीज और है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट में लिखा जरूर है इसके बारे में, कि प्लीस्टोसीन युग के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है रॉबर्ट ब्रूसफुट में, लेकिन उनका मेन रिसर्च ये नहीं है। और दूसरा, सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डाल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति, जैसा कि हम सब जानते हैं सिंधु में और गंगा नदी में दोनों में डाल्फिन पाई जाती है। इसके अलावा एक ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है। तो आप जो इस रेंज की नदियों का नाम लिखे, इसके अलावा इरावदी नदी जो है, इरावदी नदी में भी पाई जाती है। तो इन दोनों डॉल्फिन की प्रजातियों में आप एक समानता पाएंगे साइंटिफिक आधार पे कि ये ब्लाइंड होती हैं या अंधी होती हैं जन्म के समय। और इसके अलावा इनके स्केलेटन में या इनके कंकाल तंत्र में भी बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। तो ये साइंटिफिकली ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, केवल 3। और रॉबर्ट ब्रूसफुट का अगर यूपीएससी रेफरेंस नहीं ले रहा है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केवल 3। या सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ऐसा है जो यह बता रहा है कि ऋग्वैदिक काल में नदी सूक्त जो भी था वो प्लीस्टोसीन से संबंधित नहीं था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो सतलुज और यमुना के अन्वेषण किए, वो एक्चुअली में सतलुज और यमुना का अन्वेषण नहीं किया था उन्होंने। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हस्त कुठार औजारों का अन्वेषण किया था, जिसको हम हैंड एक्स बोलते हैं। और वो कहाँ से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है और दक्षिण भारत से संबंधित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में खारिज होते हैं, और केवल स्टेटमेंट 3 ऐसा है जो हमें बताता है कि डाल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति कुछ हद तक हिंट दे सकती है कि कुछ ऐसी भूगर्भिक और भूस्थलिक प्रक्रियाएं ऐसी हो सकती थी जहां पे कुछ नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और वो नदियां गंगा नदी तंत्र में शामिल हो गई, ठीक है। इसका मतलब उससे क्या हुआ होगा, कुछ वो जहां जो वहां की स्थानीय प्रजातियां हैं डाल्फिन की, वो इधर चल के आई होंगी, गंगा के साइड आई होंगी। लेकिन गंगा के साइड आते ही उसमें प्रजाति विविधता थोड़ी सी तो दिखेगी। उस विविधता को एड्रेस करने के लिए हम लोग इसको हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि एक आधार है। जैसे आपने रॉबर्ट वेगनर का नाम सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर ने जो तर्क दिए थे कि महाद्वीपीय विस्थापन के जो तर्क दिए थे, उसके प्रमाणन के लिए हम जीवाश्मों की खोज करते हैं। वैसे ही आप बायोलॉजी से आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी की तरफ भी जा सकते हैं कि अगर बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी कुछ दिखती है, जैविक समानताएं कुछ दिखती है, तो हो सकता है कि प्लीस्टोसीन युग में ऐसा हुआ हो। कि ये एक थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी का मेन आधार क्या है, सबसे सबसे मजबूत आधार क्या है। यूपीएससी आपसे रिसर्च करने को नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज करें तो ये चीज है, दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति,
ये हमें हिंट दे सकती है कि प्लीस्टोसीन युग में शायद कुछ नदियों ने अपना रास्ता बदला हो। ठीक, तो और अगर यूपीएससी को कुछ ऐसा करना होता तो 2 और 3 भी ऑप्शन में देता कि रॉबर्ट ब्रिस्कुट ने थोड़ा सा प्लीस्टोसीन युग के बारे में लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था वो बात की बात है। लेकिन अगर आप अपने इलिमिनेशन ट्रिक को भी लगाएं तो केवल 3 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सही फिट बैठता है, या आप यूं समझिए कि तीसरा हर हाल में सही है। ठीक है, तो फिर हमारा वैसे भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे 3 हो, सिर्फ 3 ही है, एक ही ऑप्शन में जहां पे 3 है, तो ये हर हाल में सही होगा ही होगा। ठीक है, पहला क्यों नहीं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल प्लीस्टोसीन युग से संबंधित नहीं है, वो बाद के युग में आया। ठीक है, प्लीस्टोसीन के बाद होलीसीन आए, ये सारे युग आए, तो उसमें धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी और रहने के लायक हुई, आइस एज खत्म हुई, तो उससे हम जोड़ के इसको नहीं देख सकते कि नदियों ने अपना रास्ता बदला। ठीक है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा, हालांकि लोग स्टेटमेंट देख के डर जाएंगे कि यार इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, मैं कौन सा सही मानूं, लेकिन रॉबर्ट ब्रिस्कुट का नाम आता ही आपके दिमाग में अतिर पक्कम और पल्लवरम, पल्लवरम, ये 2 पूरा पाषाण स्थल दिमाग में आते हैं, और ये दोनों साउथ इंडिया में है। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? देखिए, इम्पटी सीट जो है, अगर आप मथुरा कला को देखें, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, और या बुद्ध का महाविनिष्क्रमण। धर्मोपदेश और बुद्ध का महापरिनिर्वाण और महाविनिष्क्रमण, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो अपने आप में अलग अलग सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बौद्ध परंपरा में बुद्ध के जीवन से अलग अलग संबंधित जो घटनाएं हैं उनको चित्रों में दिखाया गया है, लेकिन सबसे जो सटीक चित्र है इम्पटी सीट का वो है ध्यान से। देखिए, मथुरा कला तो बहुत बाद में आई, लेकिन इसके पहले बुद्ध की मूर्ति कलाओं में हमने सारनाथ और अमरावती में बुद्ध की मूर्तियां देखी थी। अमरावती और सारनाथ में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि बुद्ध के ध्यान मुद्रा को ज्यादा टारगेट किया गया। आरंभिक, यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देना जरूरी है, वो है प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति कला। बौद्ध मूर्ति कला मतलब ये 3। ठीक है, में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? तो रिक्त स्थान हम लोग देखेंगे कि सारनाथ और अमरावती कलाओं में, आरंभिक कलाओं में, ये ऐसे बुद्ध का सिंहासन जैसा या बैठने का स्थल जैसा बना होता था। यहाँ पे उनके पैरों के निशान होते थे, कभी कभी लोग यहाँ भी पैरों के निशान रख देते थे, या जिसको पदचिन्ह बोलते हैं, और कभी कभी बोधि वृक्ष के पास दिखाया जाता था। ये तो बोधि वृक्ष भी पास में दिखाया जाता था। तो यहाँ बुद्ध गायब है, यहाँ बुद्ध एम्प्टी सीट है, ये खाली स्थान है। ये दिखाता है कि कोई इंसान ध्यान में इतना मग्न हो गया है कि वो गायब हो गया है, और ये उनके बुद्ध के प्रबुद्ध होने की कहानी को भी बताता है कि जैसे ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे, इस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला, और ये बोधि वृक्ष जो है ये सिंबल है कि ये एक पीस का भी सिंबल है, ये एक ज्ञान प्राप्ति का सिंबल है। यानी नॉलेज उन्होंने कैसे एक्वायर किया। हालांकि किसी को बैठने से नॉलेज नहीं मिल जाता है, लेकिन ये बुद्ध परंपराओं में ये बात कही गई कि बुद्ध, ये खाली सीट जो है वो ध्यान मुद्रा को दर्शाती है। इसका मतलब बुद्ध ध्यान मग्न है और वो नॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, और यही ध्यान मुद्रा से वो प्रबुद्ध हो गए, इसीलिए इनको बुद्ध भी कहा गया। प्रबुद्ध मतलब इनलाइटेंड हो गए, जिसको बोलते हैं दिमाग का बल्ब जल जाना। ठीक है, एक दिन में नहीं जलता है। ठीक है, तो बुद्ध का ध्यान, ये ज्यादा सबसे सटीक ऑप्शन जो हमारा यहाँ फिट बैठता है वो ध्यान है। ठीक है, इसके अलावा आप अलग अलग सिंबल्स देखते हैं, उनके अलग अलग मतलब होते हैं। घोड़े का मतलब घर से बाहर निकलना, इस तरीके के मतलब होते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे सटीक आंसर एम्प्टी सीट का, कि कोई इंसान ध्यान में मग्न हो गया है, और या तो वो दुनिया से गायब हो गया या दुनिया उसके लिए गायब हो गई है। लेकिन फिलहाल एम्प्टी सीट का मतलब है ध्यान मुद्रा से। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल आंसर होता है। जब मैं एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ, एमएक, तो मैं इसमें बुद्ध की सारी मुद्राओं के बारे में पढ़ाता हूँ, चाहे वो मूर्तिकला में चित्रित किए गए हो, चाहे वो चित्रकला में चित्रित किए गए हो।
तो ये ही बहुत सटीक आंसर है ये। और ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है ये। अगर कोई एंशिएंट मिडिवल ध्यान से पढ़ा है, और सबको पता है कि यूपीएससी के लिए बौद्ध जैन कितना इंपॉर्टेंट है, और बौद्ध जैन अगर इंपॉर्टेंट है तो ये सबसे प्रारंभिक चीज आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो ये है। मैं अपनी क्लास में इसको अच्छे से डील कराता हूँ, बुद्ध की सारी मुद्राओं का। और उसमें से एक ये भी मुद्रा है। हालांकि मुद्राएं अलग अलग शरीर की भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करती हैं, पर जहां इंसान हो ही ना, उस एक पर्टिकुलर मूर्ति कला को या उस एक पर्टिकुलर मूर्ति चिन्ह को हम लोग किससे जोड़ के देखते हैं? ध्यान मुद्रा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट क्वेश्चन था। निम्नलिखित नदियों में से निम्नलिखित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नामों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, अगर आप ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ेंगे, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास में बताया जाता है 10वें मंडल में बहुत सारी नदियों का जिक्र है, खास करके सप्त सैंधव नदियों का जिक्र है, जिसमें से सिंधु नदी को सैंधव आप सिंधु सिंधु ही कहते हैं। उसके अलावा वितस्ता जो था वो झेलम नदी का नाम था, और अक्सनी जो था वो चिनाब नदी का नाम था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में, दो ऑप्शन यहाँ पे वैसे भी मिसमैच हो गए या सही सुमेलित नहीं हुए। ठीक है, और ये पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो ये परशुनी नदी जो है, जो रावी को कही जाती थी, वो एक सही सुमेलित है। तो केवल 3 बचा। यव्यावती के बारे में थोड़ा सा इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, और उस मतभेद को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? कुछ लोग इसको, देखिए, कुछ लोग इसको, 2 नदियों का नाम बहुत जरूरी यहाँ पे जानना, कुछ लोग इसको झोब नदी से संबंधित मानते हैं। झोब नदी बलूचिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान में। और दूसरा इसमें जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दृशाद्वती, या दृशद्वती भी कुछ लोग कहते हैं, दृशाद्वती। और ये दृशाद्वती जो है वो घग्घर नदी से लोग जोड़ के देखते हैं इसको। तो इतिहासकारों में मतभेद है, हम उस मतभेद में नहीं जाएंगे। और घग्घर नदी कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो हम उस मतभेद में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सर्टेनली व्यास तो नहीं है ना। व्यास तो विपास नदी को लोग बोलते थे, तो ये ऑप्शन भी वैसे भी गलत हो जाएगा। ये दोनों मिसमैच है। तो एक ही ऑप्शन है जो सही होता है। और जब वैदिक काल की पहली क्लास होती है तो मैं उस पहली क्लास में ये चीज बताता हूँ, सातपुर जो, हालांकि इसमें 19 से 21 नदियों का जिक्र है। इसमें से कुछ नदियां विलुप्त भी हो गई, कुछ नदियों ने अपना रास्ता भी बदल दिया, लेकिन वो प्लीस्टोसीन काल में नहीं हुआ। इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि वो इरावदी जो वो डॉल्फिन के प्रजातियों से हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। तो एक ही साइंटिफिक आधार है उसका। तो लेकिन कुछ नदियां विलुप्त भी हो गई, कुछ नदियां मानी गई कि उनकी खोज ही नहीं हो पाई है, या वो सिर्फ कही गई थी, या वो सिर्फ विलुप्त हो गई। लेकिन यव्यावती वो नदी नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है परशुड़ी, और केवल सी सही है इसमें। परशुड़ी रावी को कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्तूप और उसकी उद्भुत मूर्तिकला के बारे में, अद्भुत होना चाहिए, उद्भुत लिखा हुआ है। अद्भुत मूर्तिकला के बारे में निम्नलिखित में से, मैं इंग्लिश में एक बार देख लेता हूं कि क्या लिखा है ये, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। रिलीफ, ठीक है, रिलीफ को उद्भुत कह सकते हैं। रिलीफ जैसे ओशन रिलीफ होता है, जो उभार जैसे संरचनाएं होती हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, उससे संबंधित है कि उद्भुत मूर्तिकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा। जब भी आपको कभी डाउट हो, कंफ्यूजन हो किसी वर्ड पे, तुरंत इंग्लिश वाला देख लीजिए करिए साइड में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सबसे बड़ी बात, यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है आजकल ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था, बिल्कुल कृष्णा नदी के दक्षिण में था। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में ही बहती है। भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान था। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि अमरावती का आकार जो था वो सांची से कहीं ज्यादा बड़ा था। देखिए, 2 चीजें होती है जब कोई मूर्ति बनाता है। मान लीजिए कोई मूर्ति किसी ने बनाई, हालांकि ये बहुत अच्छा डिजाइन तो नहीं, लेकिन अगर किसी ने कोई मूर्ति बनाई तो क्या होता है, इसमें 2 आयाम होते हैं। एक तो होता है कि कोई
डायामीटर हो, अगर बैठी हुई मुद्रा में कोई मूर्ति बना रहा है तो कोई एक तो ये मूर्ति कितना चौड़ी है और एक कितना ऊंची है, ये दो चीजें देखते हैं। और जो चौड़ी होने का पैमाना है, इसको व्यास बोलते हैं लोग, उस डायामीटर के हिसाब से अमरावती की मूर्ति जो है वो बुद्ध की प्रतिमा वो बहुत बड़ी है, किससे? सांची के बाद से। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। हालांकि देखिए, एक का डायमीटर 50 है, एक का डायमीटर 27.5, 26.5, 27.5 है। इस डिटेल में आपको नहीं जाना है। कुल मिला जुला के ये है कि अमरावती जो मूर्तियां थी वो अमरावती की मूर्तियां सांची के स्तूप के मूर्तियों से काफी बड़ी थी। एक सेकेंड, सेगमेंट सेनगुअट्टन, एक सेकेंड। ये स्टेटमेंट ये क्वेश्चन, खैर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता देता हूं। एक तो किशला घाटी में स्थित था, बिल्कुल सही है। आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका स्थान था, गलत बात है। यह सांची से बड़ा था। और तीसरा ऑप्शन था कि इसका प्रभाव, पहला ऑप्शन था किशला घाटी में, किशला घाटी या निचली किशला घाटी में, ये सही था। दूसरा ये था कि सारनाथ, ये सांची के स्तूप से, सांची स्तूप के बाद इसका ये स्थान था। देखिए, अमरावती स्तूप की जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये सांची स्तूप से काफी बड़ा था। स्तूप अमरावती का स्टेटमेंट में क्या दिया है कि छोटा था, इससे सांची से। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। और थर्ड बात ये है कि इसका प्रभाव दक्षिण की अन्य मूर्ति कलाओं पे, बाद के टाइम पे आने वाली दक्षिण की अन्य मूर्ति कलाओं पर बृहद रूप से देखा जाता है। तो बिल्कुल देखा जाता है। अमरावती कला जो थी उसने दक्षिण की कई मूर्ति कलाओं को बहुत ही बड़े व्यापक ढंग से प्रभावित किया। अब उसमें चाहे धार्मिक समन्वय की बात हो, चाहे सामाजिक सौहार्द की बात हो, चाहे जातक कथाओं की बात हो, लेकिन उसने बहुत ही व्यापक ढंग से दक्षिण की मूर्ति कलाओं पर प्रभाव डाला। तो ये आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट थर्ड सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो है केवल 1 और 3, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम, देखिए तमिलकम क्या था? जो संगम का क्षेत्र था, संगम साहित्य का। और इसी को खास करके केरल, तमिलनाडु, इन दोनों का एरिया जो था, तमिलनाडु में भी ऊपरी तमिलनाडु और निचला तमिलनाडु, चोर चेल पांड्य का एरिया, तो ये संगम क्षेत्र जो था, संगम राज्यों के बारे में बात कर रहा है। ये में राजा और उसकी वंशावली के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है पे, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो अब ये सीधे राजनीतिक इतिहास के बारे में है। और मैंने अपनी क्लास में हमेशा से बताया था कि राजनीतिक इतिहास भले ही मेंस के नजरिए से उतना लोगों को रेलेवेंट नहीं लगता है, क्योंकि यूपीएससी का ध्यान ज्यादातर पिछले कुछ वर्षों में किस पे रहा है? सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास पे ज्यादा रहा है और आर्थिक इतिहास पे। लेकिन फिर रिवाइवल हुआ राजनीतिक इतिहास में, कम से कम राजाओं और राजवंशों का नाम मिलाने के लिए। तो यहाँ पे वही सेम, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। सेनगुवट्टन चेर, उदयन जेरल चोल और नेदुन जेलियन पांड्य। तो अगर हम लोग इन तीनों में मिलाते हैं तो देखिए, सेनगुवट्टन चेर था शासक, ये बहुत ही फेमस कहानी, संगम साहित्य में हमको इसका जिक्र मिलता है। सेनगुवट्टन को पहला महत्वपूर्ण चेर शासक भी मानते हैं कुछ लोग। इसके अलावा जो उदयन जेरल था, ये भी चेर शासक था, ये चोल शासक नहीं था। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। और नेंदु जेलियम पांड्य शासक था,
ये वो पांड्य शासक था, मैं अपनी क्लास में भी बताता हूँ, जिसने संयुक्त सेना को हराया था। किसके? चेरों और चोलों की संयुक्त सेना को एक साथ हराया था, और उसका क्रेडिट उसने खूब लिया। तो इसी का नाम, इसी को तलैया लग्नम भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। और सॉरी, एक तलैया लग्नम में जो युद्ध हुआ था, इसको तलैया लग्नम का विजेता कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम जो था वो, ये पांड्य शासक था, और बहुत ही महत्वपूर्ण पांड्य शासक था ये। तो और ये संगम साहित्य में बहुत आम बात है कि मैं एक सेगमेंट उसमें कराता हूँ, संगम कालीन राज्यों में या संगम राज्यों में। इसमें भले आप सारे राजाओं की उपलब्धियां न लिखें, लेकिन उसके किसी वंश के जो प्रारंभिक शासक था, या जिसने उस वंश का निर्माण किया, जिसने उस वंश की स्थापना की, उसका नाम, प्लस उसके कुछ महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को जीता, या जिनका संगम साहित्य में बहुत बढ़ा चढ़ा के जिक्र है, उन सबका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और वंश से मिलाने को दे देता है यूपीएससी। पहले ये यूपीएससी ये चीज बीच में किसके साथ किया? राजपूत राज्यों के साथ किया, उत्तर भारत के राजपूत राज्यों के साथ। फिर धीरे धीरे कुछ बीच बीच में कई बार संगम कालीन राजाओं के नाम भी आते रहे, उनके राजवंशों के नाम आते रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। और मैंने कहा भी था लोगों से कि इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, और देखिए आपका आराम से एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाता है इससे। अगर आप उदयन जेरल का नाम सुनते तो ये भी महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, और ये चेर राज्य से, साम्राज्य तो नहीं बना था, चेर राज्य था, उससे संबंधित है। तो हमारे 1 और 3 सही हो जाते हैं, और ये सही सुमेलित पूछ रहा है तो 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। सही नहीं है, नहीं है पूछा है तो आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि कई बार इसको पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है कि लोग सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन में एक चीज छांट देते हैं, और वो क्या है? ध्यान हमारा, जब भी आपको पेन पेपर मिले तो आप पहली चीज स्टेटमेंट में क्या पूछा उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करिए। अंडरलाइन करने का ये फायदा होता है कि बार बार आपका ध्यान जाएगा पूछा क्या है, सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो केवल 2 सही नहीं है, जो कि ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1939 में, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। हालांकि इस बार न बहुत कम न बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, लेकिन रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया धीरे 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 उतना जितना पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उतने अब नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारकों का योगदान रहा है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था जब 1938 के बाद 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्षता का चुनाव हुआ, तो बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने या साम्यवादी प्रवृत्ति के भी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के रेडिकल विचारों को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक युवा शक्ति और एक समाजवाद की तरफ झुकी हुई शक्ति की वजह से उनको सपोर्ट किया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस में एक अजीब तरीके का मिक्सचर था, समाजवाद और राष्ट्रवाद दोनों का। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1939 में जब लगातार बैक टू बैक ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय क्या हुआ था? उसके बाद गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हो गई अध्यक्षता के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, और वहां से सारे जो समाजवादी थे चाह के भी सुभाष चंद्र बोस को पूरा सपोर्ट नहीं दे पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट रहे। और इससे नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यहाँ एक चीज जो ध्यान देने योग्य बात है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए क्वेश्चन है कौन कौन से कारकों का योगदान रहा। तो सिंपल सी बात है, बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। ये सच बात है कि गांधी का विश्वास बोस नहीं जीत पाए, क्योंकि गांधी सपोर्ट किसको कर रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया को। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के रेडिकल थॉट से सहमत नहीं थे कि ये बहुत ही रेडिकल विचार लेके आ रहे हैं, और कभी कभी वो रेडिकलनेस हिंसा की तरफ भी झुकता हुआ दिखाई देता था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वो बोस को समर्थन देने में विफल रहे। ये स्टेटमेंट थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि वामपंथी उस समय एक बैनर के तले आके कांग्रेस का साथ देना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। देखिए,
साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन तो किया, लेकिन उनके रेडिकल चीजों को, साम्यवादियों ने उनके रेडिकल बातों को खारिज कर दिया। या ये कहिए कि साम्यवादियों ने ये कहा कि हम सुभाष को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सुभाष की जो रेडिकल बातें हैं हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और साम्यवादियों का ज्यादातर बल रहा कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की एकता बनी रहे, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की एकता बनी रहे, ताकि जब अगला आंदोलन हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का टाइम था, अगला आंदोलन हो तो पूरा देश एकजुट रहे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट था जो कि थोड़ा सा आप गलत कह सकते हैं इसको। देखिए, कांग्रेस के जो वामपंथी थे उनमें एक, देखिए यहाँ पे आपको जो कैच है वो ये पकड़ना है कि एकता नहीं थी। ये बात क्या इस बात में सहायक रही कि कारकों का योगदान रहा फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने में, तो आप कहेंगे कि पहला तो पूरा सहायक था। सेकंड बात पूरी सच भी नहीं है, लेकिन ये एक फैक्टर बनी कि वो कांग्रेस से हट के, या वामपंथियों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, फॉरवर्ड ब्लॉक से हट गए, सुभाष से हट के कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, ये गलत बात है। अपने आप में क्यों गलत बात है? क्योंकि बोस के जो प्रयास थे वो अपने आप में कैसे थे, थोड़े से अच्छे और थोड़े से रेडिकल। तो साम्यवादी जो अच्छे वाले थे उनको खूब समर्थन देते थे, जो रेडिकल वाले थे उनसे दूर रहते थे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में इस बात का कोई योगदान नहीं था। चौथी बात है, एमएन राय के समर्थक और जेपी या जयप्रकाश नारायण के जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। ये सच बात है कि एमएन राय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे जो समाजवादी नेता थे उन्होंने कांग्रेस की एकता को वरीयता दी, ताकि वो फ्यूचर के आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ फ्यूचर के आंदोलन में भारतीय एक इकट्ठा दिखे। ऐसा ना हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और लोग बिखरे हुए पड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सच था। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस नाराज होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कारक योगदान दिए। तो पहला कारक बिल्कुल दिया, गांधी से नाराजगी, या गांधी ने सुभाष को सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी। हालांकि एकता तो कुछ हद तक, कुछ जैसे नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। हालांकि कुछ बातों से वो मतभेद रखते थे सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ और लीडर भी सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन के उभर के आता है वो 1, 2 और 4 उभर के आता है। क्योंकि तीसरी बात यह कि बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, भले उनमें एकता नहीं थी लेकिन उन्होंने बोस के कुछ प्रयासों का समर्थन किया। तो हम इस पे बी ऑप्शन पे जाएंगे, 1, 2 और 4 पे। हालांकि ये एक विवाद का विषय है कि यूपीएससी इन दोनों में किसको चुनती है। कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और बोस को समर्थन देने में विफल रहे, ये चुनती है, या साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। क्योंकि ये थोड़ा वेग एरिया है, ठीक है, जहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका प्रयोग हम फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना में कैसे करें। तो ये बात फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने में सबसे ज्यादा दिखती है कि ये बात फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने में ज्यादा हेल्प हमको नहीं दिखा रही है कि साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। इसका सीधा संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक के बनने में नहीं था, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ऑप्शन 1, 2 और 4 को लेके चलेंगे। 1856 में अवध के समामेलन के तत्काल बाद किसने किया था 1856 में अवध का समामेलन? डलहौजी का नाम सुना है आपने? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या हुआ अवध में? बेगम हजरत महल थी वहां पे, वो तुरंत भाग गई। और उसके बाद जो तालुकेदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तालुकेदार ही बेगम हजरत महल का साथ दे रहे थे उस टाइम पे। तालुकेदार एक तरीके के वो भूमि स्वामी या बिचौलिए थे जिनका जमीन में टैक्स लेने में बहुत बड़ा योगदान था, किसानों से टैक्स वसूलने में, और एक तरीके से सामंतों की तरह ये काम करते थे, ठीक है। तालुकेदारों की भू संपत्ति, अमीर किसान, इसमें अमीर किसान भी थे और कुछ सामंत भी थे, भू संपत्ति जब्त कर ली गई, किंतु उन्हें अपने अपने शस्त्र और किले अधिकार में रखने दिए गए। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि तालुकेदारों को ब्रिटिश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया उस टाइम पे? तालुकेदार बन गए। क्योंकि ब्रिटिश महारानी से उतने, बेगम हजरत महल से उतने नाराज नहीं थे जितने तालुकेदारों से थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को सीधा
ब्रिटिश, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में एकदम फल फूल रही थी बहुत अच्छे से। आप देखेंगे कि 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में, और ब्रिटेन में कच्चे माल की जरूरतों की वजह से और लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व का सीधा फायदा लेने की वजह से बिचौलियों को समाप्त करने की बात हुई। जैसे साउथ में रैयतवाड़ी थी कि बिचौलिए अब न रहे, किसानों से सीधा संपर्क हो। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा लॉजिक लगा के सोचिए, क्या ब्रिटिश तालुकेदारों को शस्त्र और किले रखने देंगे? बिल्कुल नहीं रखने देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। भू संपत्ति भी जब्त की और अस्त्र शस्त्र और किले भी अधिकार में ले लिए, तो उनको रखने के लिए दे नहीं दिए गए, दोनों ले लिए। तालुकेदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। तालुकेदारों को माना गया कि इनका जमीन पे कोई अधिकार नहीं है, बिचौलियों का जमीन पे अधिकार नहीं है, और इनको बाहरी मान लिया गया। और 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया, और इस बंदोबस्त में सीधे क्या बात थी कि हम सीधे किसानों से कर लेंगे, किसानों से प्रत्यक्ष तरीके से कर लेने की बात हुई, प्रत्यक्ष तरीके से संबंध बनाने की बात हुई। डायरेक्ट ब्रिटिश का रिलेशन किससे होगा? किसानों से होगा, बीच में बिचौलिए नहीं होंगे। और यही स्टेटमेंट लास्ट में भी है, ब्रिटिश तालुकेदारों को हटाकर किस्तों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऑप्शन हमारा सही है? 2 और 3, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त अभिकथन का समर्थन करता है या करते हैं? समर्थन की बात है। कौन से कथन ये बात स्थापित करते हैं कि कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में और ज्यादा बढ़ गई थी, या उसके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित हो गई थी? समुदाय आधारित क्या होता है? जैसे कुछ लोग एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे, एंग्लो इंडियन, कुछ लोग मान लीजिए इसमें एंग्लो इंडियन के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को तो पहले ही दे दिया था, तो सिख समुदाय भी होंगे। इसके अलावा कुछ भारतीय सिख भी होंगे, भारतीय ईसाई भी होंगे, सॉरी भारतीय ईसाई भी होंगे इसमें। इन सारे, और कुछ यूरोपीय होंगे, यूरोपीय ईसाई हैं, यूरोपीय ज्यादातर ईसाई होंगे। तो इन सारे समुदायों पर जो पहले 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, जिसने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की बात की, जिसका खूब विरोध भी हुआ, लेकिन ये पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और सुधार आया जो कि सो कॉल्ड सुधार था, जो कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया। ठीक है, और ये जो सुधार था, इसमें जो मेन बातें थी, क्या वो जो स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी ने आप लोगों को दिया है, क्या वो उसको सपोर्ट करती है? इन सुधार, मेन बात क्या थी? समुदाय आधारित राजनीतिक गठबंधन। इन सुधारों ने पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। बिल्कुल बनाए रखा, किसको? मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल सिद्धांत को, और विस्तृत किया का मतलब अब इसका विस्तार कौन से समुदायों पे हो गया? एंग्लो इंडियंस पे, सिख पे, भारतीय ईसाइयों पे और यूरोपियों पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल सपोर्ट करता है कि इससे समुदाय आधारित राजनीतिक गठबंधन बढ़ गए। पृथक निर्वाचन मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। बिल्कुल था, फूट डालो और राज करो, ब्रिटिश के डीएनए में था ये। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर पृथक निर्वाचक मंडल होंगे तो लोग समुदाय आधारित राजनीति करेंगे, ब्रिटिश उसमें से किसी को लुभा के गठबंधन बना ले, और बाद में जो मुख्य धारा में राष्ट्रवाद है उसको कमजोर हो जाए। वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए, ये भी सच है। देखिए, कुछ समुदाय आधारित थे और कुछ वंचना आधारित थे, लेकिन दोनों ही क्या थे? आइडेंटिटी आधारित थे या पहचान पे आधारित थे। और जब कोई चीज पहचान पे आधारित होती है तो वंचित वर्ग जो है अपने हितों के लिए एकजुट हो गया कि नहीं, अब हम मुख्य धारा के जो कांग्रेस है उससे थोड़ा हट के हम बोलेंगे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सच बात है, और यही ब्रिटिश का उद्देश्य था, और यही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समुदाय आधारित राजनीतिक गठबंधनों का भी मेन पर्पस था। ठीक है,
तो कौन कौन सी बात रिफ्लेक्ट करती है? तीन की तीनों बातें यही सेम चीज रिफ्लेक्ट करती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, देखिए अगर आप क्लासिकल संगीत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आगरा घराना लिखा है, ग्वालियर घराना लिखा है, पटियाला घराना लिखा है, जयपुर अतरौली घराना लिखा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार क्लासिकल म्यूजिक दो तरीके का होता है, एक हिंदुस्तानी, एक कर्नाटक। और यहाँ पे कर्नाटक शैली नहीं लिखा है, कर्नाटक में पैदा होने वाले, मूल रूप से कर्नाटका से बिलोंग करने वाले शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप इसमें चार के चारों घराने कहाँ है? उत्तर भारत में। तो अब यहाँ पे आपके पास कोई क्लू ही नहीं है इसको सॉल्व करने का, सिवाय एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के कि जयपुर अतरौली घराना जो था उससे ये बिलोंग करते थे। और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ाता हूँ अच्छे से। देखिए जयपुर घराना जो था, जयपुर अतरौली घराना, हालांकि ग्वालियर घराने में उन्होंने ट्रेनिंग जरूर ली थी, ठीक है, और लेकिन उसके बाद वो स्विच कर गए थे किस पे? जयपुर घराने पे। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बहुत ही फेमस थे, मुझे लगता है 1992 तक जिंदा रहे स्टार्ट से लेके। और इनमें जो थोड़े थोड़े फैक्ट है, मैं उन फैक्ट को आपको बता दे रहा हूँ कि आगरा घराना से संबंधित कौन होते थे, ग्वालियर घराना से संबंधित कौन होते थे, और पटियाला घराना से कौन संबंधित होते थे। तो एक सुजान खां जो थे वो आगरा घराने के संस्थापक बने जाते हैं, सुजान खां। और इनके साथ साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का नेम लिख रहा है, घाघे खुदा बख्श, घाघे खुदा बख्श, बख्श, ये दोनों लोगों ने स्थापना की थी आगरा घराना की। ठीक है, और उसके बाद ग्वालियर घराना, और ग्वालियर घराना जो था वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग लिया था, उस्ताद, एक उस्ताद थे उनका नाम था अलुरुत। और उसके बाद पटियाला घराने में आपने बड़े गुलाम अली का नाम सुना होगा, जिन्होंने गजल, जिनके बाद छोटे गुलाम अली आए जिन्होंने बहुत सारी गजलें गाई। ठीक है, तो पटियाला घराना जो था वो बहुत ही सुर और तान पे बहुत ही जोर देता था, ये उससे रिलेटेड है। और ये पटियाला घराना के ज्यादातर लोग पंजाब, इंडिया वाले पटियाला में कम है और पाकिस्तान वाले पंजाब में ज्यादा है। ठीक है, तो तब विभाजन नहीं हुआ था, तो तब ये घराने भी बने थे, लेकिन जयपुर अतरौली घराना जो है उससे संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, और ये उस्ताद माझी खां के अधीन ये काम करते थे पहले। तो आपको ये सारी चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये सीधे आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पता चलेंगी। हालांकि एक क्वेश्चन और है म्यूजिक से रिलेटेड, अगर वो सामने आ जाता है तुरंत तो मैं उसी को डील करता हूँ, लेकिन इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे कर्नाटक संगीत पे एक बार, और फिर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। क्षेत्र पत्नी या मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उद्भूत है? देखिए मैं अपनी एंशियंट की क्लास में पढ़ाता हूँ कि ऋग्वेद में क्षेत्रपति का नाम है। ठीक है, और ये थोड़ा मैस्कुलिन आइडियोलॉजी है या पितृसत्तात्मक आइडियोलॉजी है। और इसके बाद हमको जब बुद्ध काल में आप आएंगे तो वहां पे देखिए पाली में, संस्कृत में गृहपति लिखा जाएगा, लेकिन पाली में गहपति भी लिखा जाता है, या गहीपति भी कुछ लोग लिखते हैं, जो घर का स्वामी हो। ठीक है, क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कृषि भूमि से है, ठीक है, एरिया से नहीं है। लेकिन अथर्ववेद में हमें इसका एक और फॉर्म मिलता है कि क्षेत्र पत्नी के बारे में बात होती है पहली बार। क्षेत्र पत्नी क्या है? और ऐसा लोग पूजा करते थे एक तरीके से, या नाम इसलिए टाइटल देते थे कि कृषि में कल्याण हो कुछ, या कृषि में अच्छे धन धान्य की कामना की जाए कुछ। लेकिन ये इसका संबंध डायरेक्ट किससे था? परिवार के स्वामी और स्वामिनी से भी था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखा जाता है कि एग्रीकल्चरल काम को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा आप ये दोनों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, तो संस्कृत व्याकरण एक तरीके से संस्कृत व्याकरण की बात है। और फिर अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, और ये राजनीति और अर्थव्यवस्था और समाज तीनों से संबंधित, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अथर्ववेद सही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्षेत्र पत्नी की बात वहां पे पहली बार की गई। और इसमें आप समझिए कि कृषि
या धन धान्य की कामना की गई, धन धान्य के विकास की कामना की गई। हालांकि समाज में आपको डायरेक्ट महिलाओं के अधिकार आपको उस टाइम पे उतने नहीं दिखेंगे, लेकिन अथर्ववेद में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और मैं वैदिक समाज में क्षेत्रपति मैंने पढ़ाया हुआ था, क्षेत्र पत्नी के बारे में मैंने बताया था कि आगे के टाइम में अथर्ववेद में ये लिखा गया था, ठीक है। और इसके बाद आप नेक्स्ट चीज आप ऐड करेंगे जो कि है कर्नाटक संगीत के बारे में। मैंने कहा था ना इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। और कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है, ठीक है। देखिए भारत में जो क्लासिकल संगीत है या शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत, अगर आप उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके देखें, देखिए ये चारों ऑप्शन आपको तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आप थोड़ा सा इस विभाजन को समझेंगे। तो एक था हिंदुस्तानी शैली, ये उत्तर भारत में चलती थी, आपको अच्छे से पता होगा। और एक था कर्नाटक शैली। हिंदुस्तानी शैली को थाट भी बोलते थे कुछ लोग, ठीक है। थाट तंत्र था ये, या थाट सिस्टम था ये। और कर्नाटक शैली के लिए एक विशिष्ट नाम है जो है मेला करता, मेला करता। अब इसमें अलग अलग तरीके के राग हैं, लेकिन आप एक चीज पाएंगे कॉमन, कि कुछ राग ऐसे हैं जिनका जो हिंदुस्तानी शैली के रागों से उनके लय और ताल और सुर मैच खाते हैं, और वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसमें जो बिलावल है, हिंदुस्तानी शैली में जो राग बिलावल है, बिलावल का संबंध सीधा किससे है, या बिलावल का डायरेक्ट अगर संबंध नहीं है तो धीर शंकराभरणम से। जो कर्नाटक संगीत में धीर शंकराभरणम, शंकराभरणम, इससे दोनों का इस एक ही तरीके के राग, एक ही तरीके के ताल, एक ही तरीके के सुर आपको दोनों में दिखाई देते हैं। हालांकि शब्द अलग होंगे, एक द्रविड़ ओरिजिन का है, एक आपका हिंदुस्तानी ओरिजिन के शब्द हो जाएंगे, राग की क्वालिटी थोड़ी अलग होगी, लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में एक समानता आपको देखने को मिलती है जो कि है राग का फ्लो, और राग के जो तान है उनपे एक समानता आपको मिलती है कि यहाँ पे प्राकृतिक या शुद्ध नोट लगाने की बात होती है, प्राकृतिक या शुद्ध नोट। जो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि जो खरज होती है गाने में, उस खरज पे भी ध्यान देते हैं, अगर कहीं आपने मिस्टेक कर दिया तो तुरंत पकड़ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस खरज पे ध्यान देने वाले लोग भी आए, और यहाँ पे धीर शंकराभरणम जो था वो बिलावल से मैच खाता है, क्योंकि दोनों जो है वो पाश्चात्य, जो मेन पाश्चात्य स्केल है दोनों पे बज जाते हैं, या मुख्य पाश्चात्य स्केल, स्केल जिसको हम आयोनियन स्केल बोलते हैं, इस पे दोनों बज जाते हैं, या इसी से दोनों मैच खाते हैं, और यहीं से हमें वो समानता देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नट भैरवी है, कामवर्धनी है, और ये हनुमान तोड़ी या तोड़ी भी कभी कभी बोलते हैं इसको लोग, ये जो हनुमान तोड़वी है, ये तोड़ी है, ये राग भैरवी से मैच खाती है। इसके अलावा जो कामवर्धनी है वो मैच खाती है पंटुवराली से, और जो नट भैरवी है ये मैच खाती है कौन से हिंदुस्तानी संगीत से, अवसारी से। अब ये अलग अलग टाइप है, मैं इनमें क्लासिफिकेशन बनवाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन डील करवा रहा हूँ इसलिए टाइम कम है इसको डील करने का पूरा, ये अपने आप में आधा घंटा या 1 घंटे का पूरा सेगमेंट है। और एक बार अगर आपने इसको क्लासिफाई कर लिया तो आपका हमेशा के लिए इसको पढ़ने का काम आसान हो जाएगा, जो कि मैं अपनी क्लास में अच्छे से डील कराता हूँ। और नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आपको नाम एक फैक्चुअल चीज है जो डायरेक्टली याद नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने मैचिंग याद रखी, और अगर आपको ये बात याद रखे कि आयोनियन है, मेन पाश्चात्य स्केल से मिलता है, तो बिलावल और धीर भरणम, बहुत सारे कोड भी लोग बनाते हैं, वो कोड एक दो मैं भी बनवाता हूँ, ताकि आपको मैचिंग नेम याद रखें। अगर आप क्लब में याद रखेंगे, ग्रुप में याद रखेंगे, तो आपके लिए आसान होगा, मेनोमिक्स जिसको बोलते हैं, और उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ नेम की मैचिंग, कुछ एक क्वालिटी, कुछ एक चीज जैसे आप जोड़ देते हैं। अगले एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो ये
हनुम तोड़ी है और जो कर्नाटक शैली की तोड़ी है, देखिए हनुम तोड़ी भी कर्नाटक में है, लेकिन हनुम तोड़ी और कर्नाटक तोड़ी दोनों बातें अलग अलग हैं, और वो हिंदुस्तान के जो डायरेक्ट ठाट है उनसे डायरेक्ट मैच नहीं खाती है। तो कुछ जगह सिमिलरिटी है, वहां हम देखेंगे। जैसे ए आर रहमान क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ए आर रहमान कैसे कर्नाटक संगीत का, हिंदुस्तानी संगीत का और वेस्टर्न संगीत का फ्यूजन बनाते हैं। उन तरीकों से आपको ये चीजें तैयार होने में थोड़ी मदद करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते, हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना था, द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था। तो मैं जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाता हूं तो एक चीज जरूर से पढ़ाता हूं कि इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसका नाम था रॉयल, ऑफिशियल नेम जो था रॉयल, उसके हेड या चेयरपर्सन जो थे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, हिल्टन यंग थे, ठीक है। इसमें अंबेडकर साहब को भी बुलाया गया था सुझाव देने के लिए। ये भी एक मजेदार फैक्ट है या इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी इसमें बुलाया गया था सलाह देने के लिए। हालांकि वो समिति के सदस्य, कमीशन के, आयोग के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको सलाहकारी कार्य के लिए बुलाया गया था और हिल्टन यंग ने इनवाइट किया था, क्योंकि अम्बेडकर साहब कहाँ पढ़े थे, LSE में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था। तो पहला ऑप्शन है भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए, जो कि कभी भी सही नहीं हो सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पहला उद्देश्य क्या था, अपने खुद के फायदे के बारे में सोचना, ठीक है। तो भारतीय आयातकों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और भारत से कपास की उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये भी नहीं था। स्वर्ण के, क्योंकि भारतीय किसानों का फायदा होता है इसमें, स्वर्ण के सापेक्ष रुपए के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए। जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो ये है कि जो भारत से रेमिटेंस जा रहा था, धन का प्रवाह जो बाहर जा रहा था, और जो भारत की ऋण पात्रता थी उसको बनाए रखने के लिए। आपने गृह व्यय के बारे में सुना होगा। गृह व्यय क्या था, जो भारतीयों के ऊपर आरोपित था ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे प्रशासनिक संरचनाएं थी, प्रशासनिक खर्च होते थे कुछ, यहाँ पे सेना के खर्च होते थे कुछ, ठीक है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था पे खर्च होते थे। इसके अलावा कुछ अन्य खर्च थे जो पेंशन वगैरह थे अधिकारियों के, ये सारी चीजें, ये सब की सब कहाँ पे। और एक लोक ऋण पर जो ब्याज था उसको भी पूरा करने के लिए, लोक ऋण पर ब्याज, होम चार्जेस लगाए जाते थे, भारत के ऊपर आरोपित किए जाते थे, ठीक है। भारतीयों को ही दबाने के लिए भारतीयों के ऊपर होम चार्जेस लगाए जाते थे, और इस होम चार्जेस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि भारत से धन की निकासी आराम से होती रहे। ये प्रवाह से ज्यादा निकासी है, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। धन की लूट है, ये ड्रेन कर रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं। और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए, बिल्कुल, कि इंडिया के नाम पे लोन भी मिलता रहे खूब उन लोगों को, उसके लिए ये बना था हिल्टन यंग कमीशन। देखिए क्या हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, तो हम जब इकोनॉमी में विनिमय दरों के बारे में पढ़ते हैं, तो विनिमय दरों में अगर आपने अपने पैसे को कमजोर किया तो आपका निर्यात खूब होता है, और अगर आपने मजबूत बनाए रखा तो आपका आयात खूब होता है, ठीक है। लेकिन ये भारतीय आयातों को समर्थन देने के लिए नहीं था, ये ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी उनको समर्थन देने के लिए था। और यहाँ पे वार के पहले जो वन शिलिंग बोलते हैं, 1 होता है, और इसको बोलते हैं 1 शिलिंग 4 पेंस। शिलिंग और 4 पेंस था ये, या पेनी जिसको बोलते हैं, पेंस। तो ये 4 पेंस था, तो कितना था, लेकिन इसको बढ़ा के कितना कर दिया फिर हिल्टन यंग कमीशन ने, इसको 6 पेंस कर दिया। हालांकि लिखा डी जाता है, ठीक है। स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग
वाला और रुपए से जो मेल था, उसमें एक मात्रक का नाम चलता था शिलिंग और पेंस, पेंस से ही पेनी बना, कौड़ी, ठीक है। तो वहां से हिल्टन यंग कमीशन का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो भारत से पैसा जा रहा है बाहर, वो पैसा जाने में सुगमता बनी रहे और ब्रिटिश को फायदा होता रहे, धन की निकासी बनी रहे। तो यहाँ पे हम इन फैक्टर्स को भी देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश ने भारत को लूट लूट के खोखला कर दिया। तो जो उस रुपए और स्टर्लिंग की विनिमय दर को जो ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित किया, देखिए जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद में जो मुक्त व्यापार का पूंजीवादी चरण होता है, उसमें कहा जाता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होगा, चीजें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होंगी, और मार्केट में कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शासक या औपनिवेशिक चरित्र की कोई शक्ति किसी देश के ऊपर कॉलोनी बना ली या उसको उसके गुलाम बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर क्या वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा? वो हमेशा अपने फायदे के बारे में पहले सोचेंगे। तो ये भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए नहीं था। अगर आप भले ही अगर आप रुपए का दाम बढ़ा दें और आपका इंपोर्ट सस्ता हो जाए, लेकिन अगर इंपोर्ट सस्ता हो रहा है तो ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है? लंकाशायर की टेक्सटाइल्स को मिल रहा है या ब्रिटेन की टेक्सटाइल्स को मिल रहा है। तो ये, और अगर भारत से कपास उपज का निर्यात निर्यात तो महंगा हो जाएगा। तो ऐसे मामले में आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी होगी कि ब्रिटिश का औपनिवेशिक हित आप हमेशा टारगेट रखें। अगर आपको इसके निटी ग्रिटी में नहीं जाना है तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर ब्रिटेन कुछ भी करेगा उसमें सबसे पहले अपना फायदा खुद देखेगी, ठीक है। और स्वर्ण के सापेक्ष रुपए के मूल ह्रास को रोकने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। पाली ग्रंथों में कहापड़, निक्खा, कंस और काकड़िका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। ये पाली ग्रंथों में इसकी बात होती है, और ये आप कथनों पर विचार करना है आपको, कथन सही है गलत नहीं है ये बात बाद में है, क्योंकि यहां से ये कहेगा कि इनमें से कौन से कंक्लूजन जो है, कौन से कथन नीचे वाले निम्नलिखित में से ऊपर वाले जो कथन है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, आप इसे सही गलत होने पे अभी फिलहाल मत जाइए। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी के बने हैं। देखिए एक चीज हम जानेंगे कि पाली ग्रंथ लिखे कब जा रहे थे? 6ठी सदी बीसी में, 6ठी सदी बीसी में स्टार्ट हुए, बुद्ध के टाइम से या बौद्ध जैन समय से। ये वही टाइम था जब पहली बार इंसान बार्टर सिस्टम, या बार्टर का मतलब होता लेन देन, अगर आपके पास चावल है, किसी के पास चीनी है, आपको मीठे खाने की जरूरत है, आप चीनी उसको देंगे, आप उससे चीनी लेंगे, और अगर उसको चावल खाने की जरूरत है आप उसको चावल देंगे, वो आपसे चावल लेगा। लेकिन अगर दोनों को जरूरत ही नहीं है उसकी, या दोनों में से किसी एक की जरूरत है, दूसरे को देने की जरूरत नहीं, दूसरा कुछ और चाहिए दूसरे को, तो फिर ये सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर मुद्रा व्यवस्था की बात होगी ही होगी, और मुद्रा व्यवस्था की जो बात होगी उसमें पहली बार आहत सिक्के इस काल में बनाए गए। हड़प्पा काल में हमें मुहरे देखने को मिलती हैं, पर जो सिक्के एकदम जिसको हम पारंपरिक वे में सिक्का मानते हैं, उन सिक्कों की शुरुआत, खास करके आहत सिक्कों की शुरुआत यहाँ पे हुई। आहत किया जाता था मतलब इनको चोट पहुंचाई जाती थी और उस पर कुछ मार्किंग बनाई जाती थी, कुछ निशान बनाए जाते थे, और इसको पंचमार्क भी कहते हैं। पंचमार्क या 5 निशान होते थे इस पर। वो कौन से होते थे, मछली वगैरह, वो सब डिटेल की चीजें वो फिलहाल यहाँ नहीं जानना है। जब हम लोग क्लास में देखेंगे तो हम लोग 5 मार्क भी देखेंगे अच्छे से। पाली ग्रंथों में कहापड़, निक्खा, कंस और काकड़िका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। ये स्टेटमेंट सही है अपने आप में, हालांकि हम सही गलत नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम इससे क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे उस पर जाने के पहले एक बार हम इसको वेरीफाई कर लें। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों से बिल्कुल के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में अधिकांश चांदी के बने हैं। ये सच बात था कि वो जो टाइम था वो द्वितीय नगरीकरण का टाइम था, लेकिन द्वितीय नगरीकरण आया कैसे? गंगा की घाटी में व्यापार से खूब आया द्वितीय नगरीकरण, खूब ज्यादा व्यापार वाणिज्य हुआ, और व्यापार वाणिज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मुद्रा, एक स्पष्ट मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और व्यापार वाणिज्य कैसे आया? कृषि के अधिशेषों से और शिल्प के उत्पादनों से। उसी समय श्रेणियां बन रही थी, गिल्ड बन रहे थे। तो ये सारी चीजें कुल मिला जुला के शहरी जीवन का उद्भव कर देंगे,
और अगर व्यापार वाणिज्य होगा तो लोग शहर बनाएंगे, नगरीकरण होगा, और उसके साथ साथ मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भी है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन चाहिए, वन, एक और दो, दोनों। पूछा क्या है, किनसे संबंध है, इन दोनों का संबंध, बिल्कुल ऊपर के कथनों का डायरेक्ट फायदा इनको मिलता है। तो ये दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों से संबंध है इसका। निम्नलिखित में से किस मंदिर या किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर है? देखिए, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली आपने पढ़ा होगा। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां इंडिया में, एक है नागर, एक है बेसर जो दोनों के बीच में, और एक है द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, और बेसर शैली इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और जो ये माले गिट्टी शिवालय थे, ये बादामी में बना था, ये चालुक्यों के टाइम पे बना था, और विरूपाक्ष मंदिर भी चालुक्यों के टाइम बना था। यहां तक कि जो उच्ची मल्लीगुड़ी मंदिर है ये एहोल में, ये भी इसी टाइम पे बना था। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। तो हम हमेशा जानते हैं कि नागर शैली जो है उत्तर भारत में, यहाँ पे शिखर बनाए जाते थे, रेखीय शिखर होते थे कि अगर ये मंदिर है तो इस पे एक शिखर होगा, इस पे झंडा वगैरह लगा रहे या कलश लगा रहे। तो ये उत्तर भारत की विशेषता थी। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी के पास है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये गुप्त काल में बना था और नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि उत्तर भारत में भी है ये। और दूसरा, उच्ची मल्लीगुड़ी मंदिर एहोल में जो है, ये चालुक्यों का आरंभिक प्रयोग था मंदिर निर्माण में, और आरंभिक प्रयोग में वो इतना अच्छा नहीं बना पाए जितना अच्छा द्रविड़ शैली में वो लोग बाकी दोनों को बनाए। हालांकि चालुक्य और बाद में आप राष्ट्रकूटों में जाएंगे तो बेसर शैली का भी असर धीरे धीरे आने लगता है, मिक्स शैली का। लेकिन द्रविड़ शैली में रिफाउंड एकदम रिनाउंड है, ये जाने माने हैं, माले गिट्टी शिवालय और खास करके विरूपाक्ष मंदिर, वहां की एक रानी थी उसने बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर। और ये जो पदक्कल के मंदिर है उनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है, और उसमें से सबसे बड़ा ये है विरूपाक्ष मंदिर। लेकिन ये दोनों क्या है, नागर शैली के नहीं, ये दोनों द्रविड़ शैली के हैं। तो बचता कौन है, दो और तीन। तीन तो आप हमेशा सही करके आएंगे, और दो ही ऑप्शन है जहां तीन है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन हटाने की कला भी सीख ले। तो ये एक पहला और लास्ट वाला तो वैसे भी कैंसिल हो गया, 2 और 3। अब बचा डाउट 2 पे। 2 देखने पे लगेगा कि एहोल तो कर्नाटक में, एहोल तो द्रविड़ शैली या बेसर शैली होनी चाहिए, लेकिन ये आरंभिक प्रयोग थे इसलिए यहाँ पे शिखर भी बनाए गए या रेखीय वितान की तरह बनाया गया, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है इसमें, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, जैन धर्म में एक मान्यता है कि जो है, एक मान्यता ही है, ठीक है, कि संसार जो है वो जीवन और जन्म और मृत्यु के बीच का, जन्म और मृत्यु के बीच का एक क्या है, एक जाल है या एक चक्र है जिसमें जीव भटकता रहता है, ठीक है, जैनियों के अनुसार। और इसमें जो है जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूप बताए गए थे। वो 4 मुख्य रूप क्या थे? एक तो देवता, और एक था मनुष्य, और एक था तिर्यंच। तिर्यंच में क्या थे? पशु और पादप और सूक्ष्म जीव भी थे। पादप थे, पशु थे और सूक्ष्म जीव थे, माइक्रोब्स। इसीलिए जैनी शाम को खाना खाते हुए मुंह पे साफा बांध लेते हैं। तो लेकिन एक और इसमें था, जो था जिसको ये लोग बोलते हैं नारकी या नरक जैसा, ठीक है। तो जो देवता मान रहा है वो नरक भी मानेगा, तो देवता और नरक दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था जैनों में। और नारकी था, ये यक्ष नहीं था कि आधा देवता हो कोई, तो ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। वो मानते थे देवता है, नरक है, मनुष्य है और त्रियंच है, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये जैनों में बहुत फेमस है, ये मैं आपको बौद्ध जैन में जैनियों के नाम पे पहले दिन ही पढ़ाता हूँ। जैन दर्शन क्या है? बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्ली सालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, बाघ गुफाएं जो है वो मतलब आप समझिए कई सौ वर्षों तक उनमें चित्रकारी होती रही, ठीक है, एमपी में।
और इन बाघ गुफाओं में जो चित्र नंबर 4, गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 के बीच एक वारामदा है, वारामदा। इस वारामदे में बहुत सारे चित्र बनाए गए जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ये मैं आर्ट एंड कल्चर में पहले दिन ही बताता हूँ, धर्मनिरपेक्ष चित्रकला जिस दिन पढ़ाता हूँ। और इसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष चित्र है वो कहाँ से आ रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष चित्र, क्यों हम इनको धर्मनिरपेक्ष करते हैं? क्योंकि इसमें महिलाएं फोक डांस करती हैं। मान लीजिए अगर कोई डांस कर रहा है और हाथ में डांडिया जैसा कुछ लिया हुआ है, लकड़ी जैसा, तो इसमें हाथ में लकड़ी लेके ये लोग फोक डांस करती है और आस पास दिखाया गया है। तो ये एक आनंदमय लोक नृत्य है ये। और ये हल्ली सालस चित्र जो है ये इनको दिखाते हैं। कैलाश पर शिव और पार्वती का चित्रण आपको एलिफेंटा और एलोरा में ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो चिंतनशील मुद्रा में बुद्ध है ये गुप्त काल में आपको आगे देखने को मिलेंगे। और समुद्र मंथन, ये आप समझिए कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई मंदिरों में कई तरीके से दिखाया गया है। तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं अपने आप में। ज्यादातर लोग डाउट में क्या मार के आएंगे? चिंतनशील मुद्रा में बुद्ध। लेकिन ये एक आनंदमय लोक नृत्य है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो मैं रियली अपनी क्लास में अच्छे से डील करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो सीधे मेरी क्लास से आए हैं और हम उनको भी देखेंगे। हम उनको देख ही रहे हैं, एक्चुअल में वही है। तो आगे हम लोग इसमें आर्ट एंड कल्चर में जो आर्ट एंड कल्चर में जो आर्थिक इतिहास है और एंशियंट मिडिवल या एमएक में एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में जो एंशियंट और मिडिवल, खास करके एंशियंट और अर्ली मिडिवल या पूर्व मध्यकाल के जो आर्थिक इतिहास है उसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आया हुआ है। भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेखी उपयोग गुजरात की मनकनी पट्टियों में मिलता है। देखिए, स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेख गुजरात की मनकनी पट्टियों में मिलता है। मैंने बताया था पट्ट चित्र में कि ये तांबे के ताम्र पत्र पे बने थे। ताम्र पत्र पे बनते थे, बहुत सारे चित्र बनते थे गुजरात में, क्योंकि जैनियों का फेमस एरिया था उधर और वो लोग लघु चित्रकला पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। ठीक है, और ताम्रपत्र चित्रों में क्या क्या बनाए जाते थे? बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, उसके साथ साथ बहुत सारे स्थानीय मान भी लिखे जाते थे। तो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये कल्चुरी शासकों में हम लोग पढ़ते हैं, कल्चुरी शासक जो थे गुजरात के। ठीक है, हालांकि कल्चुरी एमपी में भी थे, हल्का फुल्का उनका प्रसार हुआ था। बाद में कुछ और आए, कुछ अलग किस्म के थे, कुछ अलग किस्म के थे। लेकिन आप 6वीं सदी के अंत में जाते जाते आप लोग देखेंगे कि ये लोग प्रसार करते गए थोड़ा बहुत राजस्थान के एरिया में, और कभी कभी जाके एमपी के एरिया में भी जो बॉर्डर है गुजरात से, वहां पे जाके लड़के आते थे। लेकिन जो इसका असली प्रसार देखा गया सर्वप्रथम उत्कीर्ण क्षेत्र, वो गुजरात की मणकड़ी पट्टियों पे पाया जाता है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। आप ये देखिएगा, स्थानीय मान का नाम आर्यभट्ट ने भी लिया था गुप्त काल में ही, लेकिन गुप्त काल में ये उतने चर्चा में नहीं थे या उतने पब्लिक के यूज में नहीं आ रहे थे। लेकिन 9वीं शताब्दी तक आते आते ये लोग, ये स्थानीय मान पब्लिक के यूज में भी आने लगे। साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत के, त्रिपुर एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं सदी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत का प्रसार कहाँ हुआ है? खासकर कंबोडिया में, कंबोडिया में। ठीक है, लाओस कंबोडिया के आसपास वाले एरिया में हुआ। इसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं कि जो कंबोडिया के साथ साथ सुमात्रा व जावा में भी, सुमात्रा व जावा में भी भारतीय संस्कृति पहुंची। और इस संस्कृति में हमको उत्कीर्ण लेख जो है वहां पे स्थानीय मान 7वीं सदी के प्रारंभ से ही मिलने लगते हैं। विडंबना की बात यह है कि यहाँ पे 9वीं सदी में जाके अच्छे से यूज हुआ भारत में। हालांकि यहाँ पे आपको 6ठी सदी में आपको दिख रहा है कि ताम्रपत्र पे थोड़े बहुत स्थानीय मान बन रहे, लेकिन वाइड यूज यहाँ पे हुआ और यहाँ पे 7वीं सदी में ही स्टार्ट हो गया था। तो 6ठी में आरंभ में पश्चिमी भारत में थोड़ा सा हुआ, 7वीं में क्या हुआ? दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में खूब प्रसारित हुआ। लेकिन पूरे भारत में, खास करके उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ये चीज 9वीं शताब्दी तक फैली। ठीक है, या मध्य भारत में भी। तो इसमें तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हड़प्पा नगरों के बारे में।
हड़प्पा नगरों में घर में तकली की प्रचुर उपलब्धता है कि क्या है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार करते हैं। घर में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात है, चरखे अनुपलब्ध हैं। देखिए हड़प्पा में चरखों की बात उतनी नहीं हुई, ये तो सच है। तकलियों की बात हुई है जहां पे धागे एक तरीके से मोड़े जाते थे। अंशांकित बाट और मापन जैसे पैमानों की खोज हुई है। बिल्कुल सही बात है। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं, अपने जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने के चबूतरे और बड़े कमरे हैं। ये ऊंचा नगर की बात है, ऊंचा नगर जो समृद्ध लोगों के पास था। तो पहला है कि उपयुक्त, ये वाला बात थर्ड स्टेट, उपयुक्त कथनों में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन एक संकेत करता है कि कतई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। बिल्कुल था, श्रम लगता है इसमें, मानवीय श्रम। हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार होने लगे थे। बिल्कुल, तभी तो मापन का सिस्टम बनाए ये लोग। और थर्ड है कि साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। देखिए प्राचीन काल में साझी संपत्ति कहना अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये जो घर मिले थे चबूतरे वगैरह पे, ये ज्यादातर कहाँ होते थे, ये ज्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे होते थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या, जो व्यक्तिगत या निजी संपत्ति है उस पर मिलते थे। तो साझी संपत्ति की बात कहना अपने आप में खराब बात है। निचला नगर में ये और भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, हमें सही उत्तर ही देना था ना, क्या निष्कर्ष निकाले जाते थे। ठीक है, 1 और 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एका आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह, एका आंदोलन और बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एका आंदोलन हुआ था, आपको पता है, यूपी के बहराइच के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, लखनऊ के पास ये एरिया पड़ता है। एका आंदोलन आद्योपरांत कांग्रेस द्वारा समर्थित व संगठित था, जबकि बारदौली आंदोलन आरंभ में कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त था और केवल अंतिम चरण में कांग्रेस द्वारा समर्थित था। पहला स्टेटमेंट आधा तो सही है कि आरंभ में कांग्रेस सपोर्ट किया था, लेकिन ये हिंसक हो गए थे, सब सारे किसान इसमें हिंसक हो गए, तो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। बारदौली सत्याग्रह में कांग्रेस ने हमेशा से सपोर्ट किया और अंत तक सपोर्ट किया। सरदार पटेल का नाम आपने सुना ही होगा अच्छे से, इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे वो, और भी लोग थे, पर इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। एका आंदोलन का नेतृत्व अवध के तालुकेदारों द्वारा किया गया, जबकि बारदौली सत्याग्रह भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन था। ये भूमिहीन श्रमिक नहीं थे बारदौली में पाटीदार थे, और ये पाटीदार अमीर किसान होते थे, भूमिधारी होते थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बारदौली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भू राजस्व की वृद्धि बारदौली में देखी गई कि 22% तक कर के दर को बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले की दर से 22% वृद्धि हुई। और एका आंदोलन में लगान की वसूली के विरोध में था। बिल्कुल, यहाँ पे लगान मनमाने ढंग से हो रहा था, मनमाने व गैर कानूनी ढंग से हो रहा था। कभी कभी तो 50% तक लेके चले जाते थे सब। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट सही है। और लास्ट पॉइंट है, एक आंदोलन वर्धमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, और इसमें वाराणसी में तो नहीं है ये, तो ये डी स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। एक तरीके से ये सच स्टेटमेंट है। ऋग्वैदिक काल में भी हम लोग आदिम हल बैल, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का जिक्र भी पाते हैं। और ये पूछा है, कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशुशक्ति का प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में से कौन सी सूचना उपयुक्त कथनों का समर्थन करती है। ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र या पत्थर की गिरनी और आहव, पानी से कसा हुआ लकड़ी का डोल उपयोग के साक्ष्य हैं। ऋग्वेद में परशु, पुलिस और दात्र, हसिया जैसे उपकरणों के प्रयोग के साक्ष्य का उपयोग मिलता है। ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों के खींचने के लिए बैल का उपयोग का साक्ष्य मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा काल में भी जो गांव से जो अनाज उठ के जाते थे, ठीक है, वो कहाँ जाते थे, गांव से जो अनाज उठ के जाते थे वो बैलों के थ्रू, और जो बैलगाड़ी होती थी उसके थ्रू जाते थे। तो ऋग्वेद से पहले भी हमें इसके भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इनको
वृषभ बोला जाता था। तो ये तो सच है, थर्ड स्टेटमेंट। ऋग्वेद में परशु, कुल्हाड़ी और दात्र, हंसिया जैसे उपकरणों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्व चक्र और आहव, पट्टी से कसा हुआ डोल। अश्व चक्र और आहव, ये देखिए ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ये अलग बात है, और ऋग्वेद में कौन सी बात समर्थन करती है, ये अलग बात है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको ये फर्क देखना होगा कि हमें समर्थन करवाना, उल्लेख तो मिला है, लेकिन क्या ये बात इस स्टेटमेंट को समर्थन देती है, इन दोनों स्टेटमेंट को? बिल्कुल नहीं। देखिए ऋग्वेद में परशु का भी जिक्र है और दात्री का भी जिक्र, हालांकि लोहा नहीं उस समय आया था, लेकिन इनका जिक्र जरूर मिलता है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट को समर्थन देता है? यहाँ पहले स्टेटमेंट में क्या है, कुएं से सिंचाई के लिए भूमिहीन जलस्तर के पर्याप्त समीपता, यानी कुएं सिंचाई के लिए नदी की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब हरियाणा मैदान में भी विस्तृत हो गए। और दूसरा, पानी निकालने के लिए पशु शक्ति का प्रयोग। तो रीजनिंग, ये नॉलेज से ज्यादा यहाँ पे रीजनिंग का खेल है। रीजनिंग ये है यहाँ पे कि भाई मैं ऋग्वेद में ये पाए गए जिक्र है, भले इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों, क्या ये बात हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को समर्थन देती है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। किसी के फसलों की कटाई से संबंधित है या जुताई से भी संबंधित है, लेकिन पहली और दूसरी बात किससे है? पानी के उपयोग से और पानी के सिंचाई के लिए पानी को निकालने से। तो दूसरा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, आपका बहुत मन करेगा कि आप 2 को भी लगा दें, लेकिन अपने मन को मारना है यहाँ पे, मतलब मन को दबाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है और पहला स्टेटमेंट जो है, ये कथन वाले का, और ये दूसरा निष्कर्ष और पहला और तीसरा निष्कर्ष, ये दोनों उन दोनों कथनों की पुष्टि करते हैं, लेकिन दूसरा निष्कर्ष उस कथनों की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ये दूसरी सूचना इन 2 स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करती है। तो सच होते हुए भी ये हमारा आंसर नहीं है, यही ध्यान देना होता है एग्जाम में। फिल्म बूम के संदर्भ में विचार कीजिए, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और मुझे मिल गया ये, तो मैं इसको डील कर देता हूँ। ये तो बूम एक मूवी थी जो बाफ्टा ब्रिटेन, जैसे अमेरिका में ऑस्कर है वैसे ब्रिटेन में बाफ्टा के लिए, बाफ्टा जो है वो एक एकेडमी है जो ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन एंड फिल्म एकेडमी कही जाती है, और वो सपोर्ट करती है पूरी दुनिया के सिनेमा को। और उसमें हाल ही में एक फिल्म गई थी, और हाल ही में बूम इंडिया से बूम मूवी गई थी, मणिपुरी मूवी है, मणिपुरी भाषा में है, और इसमें बच्चों की कहानी है और परिवार की कहानी है। इसमें बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में इसको अवार्ड मिला था, बिल्कुल मिला था। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया, ये भी सच है। इस पे सपोर्ट और सारे लोगों ने भी किया, रितेश सिधवानी वगैरह ने, लेकिन इसका डायरेक्शन इन लोगों ने किया, प्रोडक्शन उन लोगों ने किया। बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। देखिए ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही, क्योंकि बाफ्टा में अब तक कोई भारतीय फिल्म बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नहीं जीत पाई है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, और श्रेणियों में